Assalamualaikum everyone. Hope so you all will be fine. Today we are going to complete our last topic that are biomolecules. Okay. In the last lecture we discussed up to proteins. ठीक है. And in this lecture we will discuss about lipids, enzymes and nucleic acids. So let's start now. So here are lipids. First we will discuss about lipids. Lipids derived from Greek word lipos means fat. Okay, lipids जब भी word आता है ऑयल एंड फैट्स जो हैं इससे रिलेटेड जो है वो हमारे माइंड में आता है कि लिपिड्स जो हैं वो ऑयल फैट्स. ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो ग्रीक वर्ड लाइपो से ड्राइव्ड हुआ होता है जिसका मीनिंग ही फैट है. नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनिमल्स और प्लांट्स में नेचुरली पाया जाता है. इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन. वाटर में इनसोल्यूबल होता है. वाटर क्या है? पोलर. पोलर में इनसोल्यूबल है तो ऑब्वियसली नॉन पोलर में सोल्यूबल होगा. नॉन पोलर में कौन कौन से आ जाते हैं? ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एटसेट्रा. ओके, their primary building blocks are fatty acids, glycerol and sterols and utilized by living organisms, living things. और जो इनके मोनोमर्स कह लें, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स कह लें, वो है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होता है. ग्लिसरॉल जो बेसिकली होता है वो हमारे पास 3 कार्बन है, तीनों के साथ जो है वो OH ग्रुप पर अटैच होता है. ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. और वैसे भी आपको नेम से भी शो हो रहा होगा कि OL जो है वो लास्ट पे जो है आया है, तो OL जो है वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को ही इंडिकेट करता है. ठीक है, और फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ये RCOOH ये हमारे पास होते हैं और इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो लिपिड्स फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट हम देखते भी हैं इसका. ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स फाउंड इन नेचर एंड वन ऑफ 3 मेजर फूड फैक्टर्स नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी. फैट्स एंड ऑयल्स ये मतलब नेचुरली जो है वो पाए जाते हैं. नेचुरली जो है वो हमारे बॉडी में होते हैं. इसके अलावा नेचर में इसके अलावा ये जो मेजर फूड फैक्टर्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, उन तीसरा जो मेजर फूड फैक्टर्स है वो लिपिड्स हैं, यानी फैट्स एंड ऑयल्स हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स एंड आर ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू. वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? डाइट में हमारी होते हैं सोप्स में, डिटर्जेंट, सोप डिटर्जेंट्स, पेंट्स, वार्निशेस, पॉलिशेस, कॉस्मेटिक्स, प्रिंटिंग, इंक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एट्सेट्रा. यहाँ पे लिपिड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं. फैट्स, ऑयल्स एट्सेट्रा आप कह सकते हैं. यू कैन से फैट्स एंड ऑयल्स. ओके, अब हम अगर सोर्सेज की बात करें तो नेचुरल सोर्सेज इसके होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, मेरीन ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये पाए जाते हैं. जैसे हमारी बॉडी में फैट्स हैं, इसी तरह एनिमल प्लांट्स में भी होते हैं, मेरीन ऑर्गेनिजम्स में भी होंगे ऑब्वियसली. इसके अलावा मतलब सोर्स कहने का ये बेसिक मतलब है कि यहाँ से लिपिड्स जो है वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं. इसके अलावा एनिमल फैट्स जो मेजरली वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती है, लोकेट होती है. इसके अलावा ये भी मतलब इसका सोर्स है. इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली या चीफली उसकी सीड्स और नट्स में. मेरीन ऑयल को हम जो है सी एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं, लाइक सालमन्स, व्हेल्स, इनसे हम जो है ऑयल्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ये मेरीन ऑयल्स का एक सोर्स है. नेक्स्ट इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के क्या उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनते कैसे हैं. ठीक है, तो वैसे जो है लास्ट स्लाइड में हम बात कर चुके हैं कि ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बनते हैं. तो यहाँ पर भी वही होगा. हम देखते हैं कि ट्राइएस्टर्स, ये ट्राइएस्टर्स होते हैं, याद रखना है. ठीक है, ट्राइएस्टर्स होते हैं, बनते किसे हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स. यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स आपस में रिएक्शन करते हैं और हमारे पास जो है ट्राइएस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड या ग्लिसराइड कह सकते हैं. और वो हमारे पास होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स. ठीक है, अब मेजर जो चीज़ इसके अलावा जो है वो मेमोराइज करने वाली वो ये है कि अगर ये लॉन्ग चेन, और लॉन्ग चेन यहाँ पे कहा गया है कि मतलब कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा नंबरिंग में, या लाइक कार्बन 1 नहीं, इससे बहुत ज़्यादा 12 तक इस तरह आप ले सकते हैं. ठीक है, लॉन्ग चेन जो है वो
फैटी एसिड्स। ठीक है, तो अगर ये लॉन्ग चेन, इतनी लंबी जो चेन है, ये सैचुरेटेड है, इसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये सॉलिड होगा, सॉलिड या सेमी सॉलिड होंगे ये ऑयल्स फैट्स। ठीक है, और फिर हम उसको ऑयल नहीं, फिर लिपिड्स, उसको हम फैट्स ही कहेंगे। ठीक है, और अगर ये लॉन्ग चेन अनसेचुरेटेड हो जाती है, इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, फिर हम उसको ऑयल कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो कॉमन ऑयल और फैट है वो दोनों का मिक्सचर होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स का। इसके अलावा लिपिड्स की यहाँ पर जो है आप कह लें टाइप्स कह लें तो कि लिपिड्स को कैटेगराइज किया गया है, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डेराइव्ड और एसोसिएटेड लिपिड्स। ठीक है, सिंपल लिपिड्स हमारे पास क्या है, दिस आर दी एस्टर्स, वही सिंपल ही होंगे। एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के कॉमन हम कह सकते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, कंपाउंड थोड़े से उससे कम्प्लेक्स होंगे, इनमें रेडिकल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो है ही है। इन एडिशन टू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, ग्लिसरॉल अल्कोहल है, इनके अलावा रेडिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूड इनमें आ जाते हैं ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड्स, विंकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ओके, नेक्स्ट वन आ जाती है हमारे पास डेराइव्ड और एसोसिएटेड लिपिड्स। ये जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है, सिंपल और कंपाउंड का। ठीक है, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट होती है सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स की। एग्जांपल आ जाती है इसमें स्टीरोल्स, विटामिन डी एंड टर्पेन्स एटसेट्रा। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्ट लेस होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होते हैं, या बहुत ज़्यादा हो तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होते। इसके अलावा रेडिली फॉर्म इमल्शंस व्हेन एगिटेटेड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोप और अदर इमल्सिफायर्स। अगर हमारे पास लिपिड है, हम उसको एगिटेट का मतलब होता है झाग बनाना, पानी में सोप के प्रेजेंस में या किसी अदर इमल्सिफायर के प्रेजेंस में हम जो है एगिटेट करके इमल्शंस बना सकते हैं। क्योंकि वैसे लिपिड्स हमें पता है वाटर में इनसोल्यूबल है, लेकिन फिर किसी सोप या इमल्सिफायर के प्रेजेंस में हम एगिटेट करके इमल्शंस बना सकते हैं। और वैसे भी इमल्शन जो होती है वो क्या होती है हमें पता है, इमल्शन जो है वो दो इमिसिबल लिक्विड्स के पार्टिकल सस्पेंडेड जो है वो आपस में दो इमिसिबल लिक्विड्स के पार्टिकल सस्पेंड हों, यानी उसको हम इमल्शन कहते हैं। लेट मी शो यू, Here is the representation of emulsion। यहाँ पे हमारे पास दो लिक्विड है, लिक्विड वन इज वाटर, लिक्विड टू इज ऑयल, और वाटर इज इनसोल्यूबल इन ऑयल इज इनसोल्यूबल इन वाटर, वी नो दैट। ओके, तो होगा क्या कि ऑयल जो है, ऑयल फॉर्म्स लेयर in water, separate layer, okay, separate layer in water, but if we stir them then we will see that the intermediate diagram beaker। ओके, तो अगर हम उसको कंटिन्यूसली स्टीरिंग कर रहे हैं तो पार्टिकल्स जो हैं इस तरीके से हमें जो हैं वो रिप्रेजेंट होंगे, शो होंगे, और ये पार्टिकल्स सोल्यूबल नहीं है, आपस में सस्पेंड हुए पड़े हैं, तो ये वन टाइप ऑफ इमल्शन जो है वो फॉर्मेशन कर देंगे। तो ऑयल एंड वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन। तो इस तरीके से जो है वो इमल्शन, इसको हम इमल्शन कहते हैं। लास्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, एंड सर्व एज एक्सीलेंट इंसुलेटर, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसुलेटर हैं एनिमल बॉडी के लिए। ठीक है, ये बेसिकली जो सर्दी और इंतहा यानी शदीद जो मौसम होते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है, इनसे जो प्रोटेक्शन करती है वो ऑब्वियसली हमारी लेयर ही है, ये फैट लेयर, तो ये एक्सीलेंट इंसुलेटर का काम करती है एनिमल बॉडी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो है नेम से शो हो रहा है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं एंजाइम से, और इस एंजाइम को हम कहते हैं लाइपेज। ठीक है, लाइपेज एंजाइम को यूज़ करके जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड यानी जो लिपिड्स बन गए हैं उनको हम हाइड्रोलाइज्ड करा सकते हैं, किसमें, वापस उनके मोनोमर्स में। मोनोमर्स क्या आते हैं हमारे पास, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये होती है हाइड्रोलिसिस, अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाना चाहते हैं, यानी वाटर हाइड्रोलिसिस क्या है, वैसे होती तो ये है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो उस ट्राइग्लिसराइड्स को फिर हम हाइड्रोलाइज्ड करवा लेते हैं एंजाइम यूज़ करके, और उसके मोनोमर्स हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है लिपिड्स की,
वो है सेपोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अ फैट एंड ऑयल विद अल्कली टू फॉर्म अ सोप एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है उसको हम उसके हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं अल्कली यानी एक बेस के साथ, यहाँ पे एंजाइम के साथ, यहाँ पे बेस के साथ हमने करवाई और यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिले वो सोप मिला, साल्ट ऑफ फैटी एसिड सोप और साथ ग्लिसरॉल। ठीक है, मतलब अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो वो सोडियम साल्ट जो है फैटी एसिड का वो बन जाएगा और उसको हम कह देंगे कि ये सोप है, और साथ ग्लिसरॉल जो है वो बनेगा। ग्लिसरॉल दोनों में ही मोनो जो है रिएक्टेंट जो हमने लिया था पहले, वो दोनों में ही जो है हमें ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ग्लिसराइड एंड ऑयल टू इनटू सेमी सॉलिड ग्लिसराइड अ फैट। ऑब्वियसली हार्डनिंग का मतलब क्या है, हार्डनिंग का मतलब है सख्त करना। ठीक है, किसी चीज़ को, तो अगर जो लिक्विड चीज़ है उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हार्डनिंग ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में भी जो लिक्विड है यानी जो ऑयल है उसको फैट में कन्वर्ट किया जाता है, और यही रिएक्शन होता है जो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी या मार्गरीन। यानी इसमें हम जो है अनसेचुरेशन, ठीक है, जो अनसेचुरेशन है उसको हम सेचुरेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अनसेचुरेशन यानी बेसिक जो वेजिटेबल घी का रिएक्शन है वो यही है कि कोई भी हमारे पास अनसेचुरेटेड है उसकी हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे और वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक रिएक्शन होता है हार्डनिंग ऑफ ऑयल जो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल घी की प्रिपरेशन के लिए। यानी क्या करते हैं, अनसेचुरेटेड को हमने पढ़ा था ना कि अनसेचुरेटेड जो होते हैं वो ऑयल या लिक्विड उनको हम कहते हैं, और जो सेचुरेटेड होते हैं उसको हम सॉलिड या फैट कहते हैं। इसको आप यूँ भी याद रख सकते हैं, सेचुरेटेड एस से है तो सॉलिड भी एस है, एस फॉर सॉलिड एस फॉर सेचुरेटेड, तो सॉलिड वाले सेचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम अनसेचुरेटेड में हाइड्रोजन ऐड करके उसको सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको हम कह देते हैं कि हार्डनिंग हो गई है। हार्डन्ड ऑयल्स आर आल्सो एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड कैंडल्स, और ये हार्डन्ड जो है हमारे पास ऑयल्स, इनको हम सोप्स और कैंडल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन में भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेपोनिफिकेशन। नंबर क्या होता है, ये नंबर ऑफ मिलीग्राम्स होते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हमने कहा था ना किसी भी अल्कली के साथ रिएक्ट करके उसका साल्ट बना देते हैं, तो कोई भी अल्कली है हमारे पास जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके मिलीग्राम कितने मिलीग्राम रिक्वायर है टू सेपोनीफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। 1 ग्राम फैट और ऑयल की सेपोनिफिकेशन के लिए कि 1 ग्राम में हमें फैट और ऑयल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसकी सेपोनिफिकेशन कराएं, तो उस 1 ग्राम के लिए हमें कितनी अल्कली यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम्स यूज़ करने पड़ेंगे वो उसका सेपोनिफिकेशन नंबर होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, एटलीस्ट ये एग्जांपल तो आपको याद होनी चाहिए, पूछ भी सकते हैं कि अगर 1 मोल हमें ग्लिसरॉल ट्राइपल्मिटेट जो है वो उसका मोलिकुलर वेट है 807, ठीक है, उसका हमें सेपोनिफाई उसको करना है तो हमें 168,000 मतलब इतने मिलीग्राम जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है रिक्वायर होता है। ठीक है, और अगर हमने 1 ग्राम के लिए फाइंड करना है तो वही है ना, गिवन मैस जो है हमारे पास ओवर मोलर मैस जो है हमने फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 1 ग्राम के लिए हमें इतना जो है वो रिक्वायर है, और वो कितना है 208। ठीक है, तो हेंस द सेपोनिफिकेशन नंबर जो है ग्लिसरॉल ट्राइपल्मिटेट के लिए वो 208 हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता है सेपोनिफिकेशन नंबर। होप्स आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, नहीं आई तो वीडियो आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ये भी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी हम पढ़ रहे हैं बेसिकली आपको पता है कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज उसके कंपोजिशन से जो है केमिकल कंपोजिशन से ही रिलेट करती होंगी, यानी जिससे वो चीज़ बनी है। ठीक है, तो रेंसिडिटी होती है बदबू। ठीक है, तो ये फैट्स और ऑयल्स जब आर लाइबल टू स्पॉइलेज, जब उनको बहुत देर तक अगर रख दिया जाए बाद में स्पॉइलेज उनकी हो जाए तो वो एक ऑर्डर देते हैं जिसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। कास्ट बाय, ये होती कैसे है, हाइड्रोलिटिक बेसिकली, जैसे अगर घर में मक्खन वगैरह हो तो देसी घी वगैरह तो पानी से हम अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, तो ये कास्ट बाय जो हाइड्रोलिटिक या ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो अगर हों तो उनसे ये कास्ट हो जाती है विच रिलीज फाउल स्मेलिंग एल्डिहाइड्स एंड फैटी एसिड्स। फिर वो फाउल स्मेलिंग एल्डिहाइड्स और फैटी एसिड्स जो है वो रिलीज़ कर देते हैं और उनकी वजह से फिर रेंसिडिटी जो है वो क्रिएट होती है। Oils from sea animals which contain a relatively high proportion of unsaturated acid chains deteriorate rapidly.
ऑब्वियसली जब अनसेचुरेशन ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे, रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो है वो रैपिडली डिटेरियोरेट होते हैं एज कम्पेयर टू सेचुरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर बेसिकली यही है कि कितने आयोडीन जो हैं वो हो सकते हैं एड अप, के एक्सटेंट ऑफ अनसेचुरेशन इन अ फैट और ऑयल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स आयोडीन नंबर। यानी उसमें जो अनसेचुरेशन है उसको हम आयोडीन नंबर की टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन, कितने नंबर ऑफ ग्राम आयोडीन रिक्वायर्ड हैं विच विल ऐड टू 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, जो 100 ग्राम फैट या ऑयल में ऐड किए जाएं, ठीक है। 100 ग्राम फैट और ऑयल है, उसमें कितने आयोडीन जो है वो ऐड किए जा रहे हैं, तो वो हो गया उसका आयोडीन नंबर। वैल्यू ऑफ आयोडीन नंबर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे उनमें एडिशन होगी, एल्केन तो एडिशन रिएक्शन देते नहीं है, तो जितनी डबल बॉन्ड्स होंगे उतने उसमें डबल बॉन्ड को ख़त्म करके हम आयोडीन ऐड करते जाएंगे। तो आयोडीन की वैल्यू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पे डिपेंड करती है, जो कि ग्लिसराइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द ग्लिसराइड विद नो डबल बॉन्ड, जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, उसका आयोडीन नंबर क्या होगा, 0। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। एसिड नंबर, इट टेल्स अस द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन के कितने जो है फैटी एसिड प्रेजेंट है, वो हमारे पास एसिड नंबर होगा। तो ये क्या होगा कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो रिक्वायर हो टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम ऑफ फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने, न्यूट्रलाइज का मतलब यही होगा ना कि अगर उसमें एसिडिटी है तो उतने हमें, जितनी उसमें एसिडिटी होगी उतने हमें जो है मिलीग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के रिक्वायर होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि इसमें इतना एसिडिटी है और फिर उस हिसाब से उसका एसिड नंबर हो जाएगा कि कितने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लगे हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, उतने उसमें एसिड होंगे, उतना उसका एसिड नंबर होगा। अब कुछ हमारे पास और हैं एग्जाम्पल, जैसे स्टीरॉइड्स जो हैं, इनको अगर हम देखें, नेचुरली अकरिंग लिपिड्स हैं, पेरेंट न्यूक्लियस, अगर पेरेंट मतलब इनका न्यूक्लियस देखें तो पर हाइड्रो साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन कंपोनेंट है, ये उसका पेरेंट न्यूक्लियस है, जो कि इन रिंग्स जो है ये आपस में फ्यूज्ड होती हैं और टोटल 17 कार्बन होते हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टेरॉल, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये सारे आ जाते हैं इसमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोलेस्टेरॉल। मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल है इन ऑल एनिमल टिश्यूज बट ओनली इन अ फ्यू हायर प्लांट्स, ओके। ऑल एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है लेकिन कुछ हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन फ्री एज वेल एज एस्टेरिफाइड फॉर्म इन ब्लड, एनिमल टिश्यू, एग योक, वेरियस ऑयल्स, फैट्स एंड नर्वस टिश्यूज। एस्टेरिफाइड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है इन सब में, ब्लड, एनिमल टिश्यू, एग यॉक, वेरियस ऑयल, फैट, नर्व टिश्यू। इंक्रीज्ड क्वांटिटीज जो हैं वो ब्लड में मेक प्लाक्स लाइक डिपॉजिट्स इन आर्टरीज एंड काजिंग ब्लड प्रेशर एंड अदर हार्ट डिसीजेस। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम होना चाहिए, अदरवाइज बहुत सी जो हैं वो बीमारियां जो हैं वो सबब बनती हैं कोलेस्ट्रॉल का हाई होने से, कोलेस्ट्रॉल के हाई होने से। क्यों होता क्या है कि जब वो हाई हो जाता है, वो एक डिपॉजिट्स जो है आर्टरीज में, जो हमारी ब्लड कैरियर्स हैं जिनमें से ब्लड पास होता है, उनमें एक डिपॉजिट जो है वो क्रिएट हो जाता है, प्लाक मतलब कुछ भी आप कह लें, ठीक है, इस प्लाक लाइक। तो जब डिपोजिशन हो जाएगी उसमें, तो ब्लड जो है वो अच्छे तरीके से जिस तरह उसे फ्लो करना चाहिए उसकी फ्लो में रुकावट आ जाएगी। रुकावट की वजह से हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर पाएगा, उस तक ब्लड पहुंच नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा जो है वो डिजीजेस काज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एर्गोस्टीरोल, स्टीरोल ऑफ फंजाई एंड यीस्ट हैं। ये अगर यूवी रेडिएशन जो है उस फॉल करवाई जाएँ तो एर्गो कैल्सीफिरोल में कन्वर्ट हो जाती हैं या विटामिन डी में, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है विटामिन डी के, एर्गोस्टीरोल जो है उस पर यूवी रेडिएशंस फॉल होती हैं और वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि धूप में बैठो तो विटामिन डी जो है वो ऑब्टेन होगा। फास्फोलिपिड्स एनॉर्मस बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसकी। 2 OH ग्रुप है एस्टेरिफाइड विद फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स के साथ 2 OH ग्रुप एस्टेरिफाइड होते हैं। एंड थर्ड फॉर्म अ लिंक विद फास्फोरिक एसिड, और तीसरा जो OH ग्रुप होता है, मैंने बताया ना कि ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होते हैं, 2 फैटी एसिड्स के साथ एस्टेरिफाइड हो जाते हैं और तीसरा एक लिंक बना लेता है फास्फोरिक एसिड या उसके डेरिवेटिव के साथ, ये जाते हैं फास्फोलिपिड्स। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सोर्स एंड रिजर्वोयर्स ऑफ एनर्जी हैं, मेक फूड मोर पेलेटेबल, बहुत खाने को बना देते हैं, डिलीशियस, कैले इंसुलेटिंग
इफ़ेक्ट ऑन नर्वस टिश्यूज़ पे इफ़ेक्ट होता है, करते हैं इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट, मतलब उन बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी में महफूज रखते हैं, ये भी कह सकते हैं कि इंटेग्रल पार्ट है सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन का। सम एक्ट एज प्रीकर्सर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स, कोलेस्ट्रॉल इज प्रीकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन का प्रीकर्सर है, ऐसे बहुत सारे दूसरे लिपिड्स भी प्रीकर्सर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया है एंजाइम्स। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, ये हमें पता है, प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं और मोलिकुलर वेट इनका होता है मिलियंस में, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिसिटी होती है इनकी एंड अमेजिंग एफिशिएंसी होती है, मतलब रिएक्शन को स्पीड अप तो करते हैं, हमने कह दिया कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, लेकिन 10 की पावर 20 इस हद तक उसको रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं। पोसेसिव एक्टिव साइट्स होती हैं जिसपे सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है और हमें प्रोडक्ट मिलती है। प्योर प्रोटीन्स भी होती हैं और प्रोटीन्स एज एसेंशियल कंपोनेंट, और प्रोटीन इसका एक एसेंशियल कंपोनेंट भी हो सकती हैं और रिक्वायर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। प्रोटीन कंपोनेंट को एपोएंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन को कोफैक्टर या कोएंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर जो है इसमें इनऑर्गेनिक आयंस आ जाते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक या मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ये अपने याद रखना, जैसे Fe2 पॉजिटिव, क्रोम ऑक्सीडेज, जिंक आ गया, मैग्नीशियम एट्सेट्रा, ये आ सकते हैं। वाइटामिन्स एज कोफैक्टर्स जो हैं यूज़ होते हैं, जैसे निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स निकोटिनामाइड वाइटामिन एंड थायामीन पायरोफॉस्फेटेज कंटेन विटामिन B1, ठीक है। तो ये विटामिन एज अ कोफैक्टर्स हैं। इसके अलावा इन नेमिंग सुफिक्स एज इज एडेड टू द सबस्ट्रेट, नेमिंग करते वक्त सुफिक्स उनमें ऐड कर दिए, जैसे यूरिया है, यूरिएज, सुक्रेज, सेलुलोज से सेलुलेज, ये सारे एंजाइम्स हैं जो एक्ट अपॉन करते हैं सबस्ट्रेट पे, यूरिएज यूरिया पे, सुक्रेज सुक्रोज पे एंड सेलुलेज सेलुलोज पे रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने क्लासीफाई किया है। सबसे फर्स्ट वन है ऑक्सीडो रिडक्टेज, जैसे कि नेम से शो हो रहा है, ये कैटेलाइज करता है रिडॉक्स रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं ये एंजाइम्स, ऑक्सीडेज एंड डीहाइड्रोजिनेज एंड पर ऑक्सीडेज, इसमें जो है एग्जांपल्स आती हैं। ट्रांसफिरेसिस, जैसे कि नेम से शो होता है, ट्रांसफर करते होंगे कुछ ना कुछ यकीनन। ब्रिंग अबाउट एन एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप को एक्सचेंज कर देते हैं, जैसे कि फास्फेट या एसाइल को बिटवीन टू कंपाउंड्स एक्सचेंज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और एग्जांपल आ जाती है इसको, फिर हम कहते हैं कि फास्फो ट्रांसफिरेसिस। हाइड्रोलिसिस, जैसे कि नेम से शो हो रहा है, ज़रूर हाइड्रोलिसिस में हिस्सा लेते होंगे, ये कैटालाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस, जैसे कि इंक्लूड प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज कॉल्ड प्रोटोलिटिक एंजाइम्स, इसमें आ जाते हैं प्रोटीएज जिनको प्रोटोलिटिक एंजाइम्स भी कहते हैं। लाइजेज, ये कैटालाइज करते हैं एडिशन या रिमूवल, ये अमोनिया वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी एडिशन या रिमूवल को जो है वो कैटालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं फास्फोग्लिसरोम्यूटेसेस। आइसोमेरेज जो है ये कैटालाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ ग्रुप को विद इन द मॉलिक्यूल्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आइसोमर्स बने, आइसोमर्स को यील्ड करने के लिए, जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है। जैसे कन्वर्जन जो फ्यूमेरिक एसिड के मैलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो हमें एंजाइम जो ज़रूरी चाहिए होगा वो होगा फ्यूमेरेज। लाइगेसिस, ये लिंक करते हैं टू मॉलिक्यूल्स को टुगेदर थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ द हाई एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ के उनको जोड़ देते हैं, जैसे कि डीएनए लाइगेस है, ये टू फ्रेगमेंट्स को लिंक करता है बाय फॉर्मिंग अ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है एंजाइम्स की, स्पेसिफिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि मतलब हर एंजाइम मुंह उठा के किसी को भी रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता। स्पेसिफिसिटी है, हर एंजाइम स्पेसिफिक एंजाइम को कैटालाइज करेगा, एक्ट ओनली ऑन अ सबस्ट्रेट और अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट, ये सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा या क्लोजली जो रिजेंबल करते हैं उससे, जैसे हेक्साकाइनेस है, ये कैटालाइज कर देगा किसी भी हेक्सोज ग्रुप को, कन्वर्जन ऑफ हेक्सोज यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेनोज, सबको 2,6 फास्फेट डेरिवेटिव्स में। लेकिन ग्लूकोकाइनेज अगर है ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के लिए ही होगा। जैसे प्रोटीन नेचर इसकी है प्रॉपर्टी कि विद फ्यू एक्सेप्शंस ये प्रोटीन ही होते हैं, ये लिविंग सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं और एक्ट इन विवो, यानी लिविंग सेल में इन विवो एंड इन विट्रो, यानी आउटसाइड, विट्रो मीन आउटसाइड, विवो मीन इनसाइड या आउटसाइड जो है वो अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। तो इंजाइम जो है वो कैटेलाइज यही नहीं है कि फॉरवर्ड को करेगा, रिवर्स को भी करेगा, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शन में कैटेलाइज कर सकता है रिएक्शंस को। आइसो इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स फ्रॉम सेम ऑर्गेनिजम्स, आइसो मीन सेम, विच कैटेलाइज सेम रिएक्शंस बट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। सेम ऑर्गेनिज्म से हो और सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करें इंजाइम, आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन सेम को कैटेलाइज करें, वो आइसो इंजाइम्स होंगे आपस में। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस में। अल्कलाइन फास्फेटेज इज रेज्ड इन रिकेट्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें ये जो है दो डिजीजेस, इनमें है अल्कलाइन फास्फेटेज, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस और LDH1, ये रेज्ड इन हार्ट डिजीजेस में। थ्रोम्बिन इज यूजली यूज्ड लोकली टू स्टॉप ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। L एस्पेरेजिनेस इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। जो फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं अब उनको देख लेते हैं हम। इंजाइम कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है ऑब्वियसली। जो रेट है रिएक्शन का वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना रेट ज़्यादा होगा, और प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, और एंजाइम की कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट जितना ज़्यादा होगा रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट करता है। बेस्ट एक्टिविटी अगर हमने देखनी है तो वो 37 पे होगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये। लेकिन अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है तो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, लो टेम्परेचर पे रिड्यूस हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ पीएच देखें तो कैटेलाइज एट मैक्सिमम रेट ऑफ पीएच, ऑप्टिमम मैक्सिमम रेट जो है वो ऑप्टिमम पीएच पे होता है, और अगर पीएच कम ज़्यादा हो जाएगी तो डीनेचुरेशन हो जाएगी, ठीक है। सिलाइवरी एमिलेज के लिए 6.4 to 6.9 pH है। अदर सब्सटेंसेस अगर हम देखें, एक्टिविटीज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस सच एज कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स। इनके प्रेजेंस में एक्टिविटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, तो ये भी रेट पे इफेक्ट करते हैं। एंजाइम्स आर सिंपल प्रोटीन्स एज इंसुलिन और कॉम्बिनेशन ऑफ कोएंजाइम्स एंड एपोएंजाइम्स। सिंपल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। एक्टिवेटर्स की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं एंड इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, जिंक, ये एक्टिवेटर्स हैं, और फास्फेटेज के एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज के, यानी ये एंजाइम्स जो हैं ये अपना काम परफॉर्म करेंगे, सॉरी। तो लेकिन इनमें कुछ एक्टिवेटर्स जो है वो ऐड कर दिए जाएं ताकि ये मज़ीद अपना जो है वो काम इंक्रीजिंग रेट पे जो है वो करें। इनहिबिटर जो है सब्सटेंसेस जो एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे, अगर कम करनी है तो इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा रेडिएशन, जनरली एंजाइम्स आर रेडिली एक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर टू रेडिएशंस, और उनमें रेडिएशंस में आ जाती हैं यूवी, बीटा, गैमा एंड एक्सरेज। इनके एक्सपोजर हों तो इनएक्टिवेट भी हो जाते हैं एंजाइम्स। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसके एंजाइम रेट पे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लिक एसिड्स। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द न्यूक्लियर ऑफ द पस सेल। हमें पता है कि 1868 में, ये आपने याद रख रहे हैं अब, 1868 में पस सेल के न्यूक्लियर में सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी न्यूक्लियर की और स्पर्म हेड्स में, ठीक है, इन 1872 बाय फ्रेडरिक। 1868 में हुई थी पस सेल में, 1872 में स्पर्म हेड्स में, ये फ्रेडरिक मिसर ने की थी। प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल में प्रेजेंट है वायरसिस में, और इसेंशियल कंपोनेंट है जीन्स का। They contain blueprints for normal growth and development of living organisms. Two fundamental functions हैं कि reproduce, store और transmit करने में जो है हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा म्यूटेशन होता है चेंज इन जीन के, जैसे पेरेंट्स हैं वैसे हु बहू जो है वो बच्चे ना हो तो चेंज आते हैं ना, म्यूटेशंस में इनके रोल होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए, आरएनए। इन बॉडी न्यूक्लिक एसिड्स अकर एज अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। बॉडी में न्यूक्लिक एसिड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के एज अ पार्ट जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिनको न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस में भी हेल्प आउट करते हैं। कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। कंपोनेंट्स जो हैं वही फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग न्यूक्लियोटाइड विच इज़ अ नाइट्रोजनस बेस शुगर फास्फोरिक एसिड कम्प्लेक्स, यानी इनसे ये बनते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन्स भी हो सकती हैं, एडिनिन एंड गवानिन, और पायरिमिडीन भी हो सकती हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन। अब जो न्यूक्लियोसाइड है ये नाइट्रोजनस बेस कंपोनेंट है, इसके पढ़ने लगे कि हम न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस हो सकती है, शुगर राइबोस और डीऑक्सी राइबोस हो सकती है, और शुगर की बेस पे अगर राइबोस है तो राइबो न्यूक्लियोसाइड है, और अगर डीऑक्सी राइबोस है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड होगा।
इसके अलावा है DNA कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड RNA पुट्स दिस इन्फॉर्मेशन टू वर्क इन सेल। RNA और DNA में डिफरेंस, DNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और RNA उस इन्फॉर्मेशन को वर्क करने के लिए आगे पुट दिस इन्फॉर्मेशन टू वर्क इन सेल, उसको आगे पुट करता है सेल में वर्क करने के लिए। RNA में शुगर राइबोस है, DNA में डीऑक्सीराइबोस है, DNA डबल स्ट्रैंड है, RNA सिंगल स्ट्रैंड है, DNA में साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन एंड गवानिन है। मतलब चीज़ों में दोनों में चार बेसिस होनी है, लेकिन DNA में ये 4 बेसिस होंगी और RNA में जो यूरासिल है वो थायामीन से रिप्लेस हो जाएगी, उसमें यूरासिल नहीं होगी, थायामीन नहीं होगी, वो यूरासिल से रिप्लेस हो जाएगी। Genetic information are passed due to the double-stranded structure Watson and Crick 1953 which is replicated initiated field of molecular biology है initiated field। और इसके अलावा ये जो कहा गया है genetic information पास होती है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है, पास आउट होती रहती है। और ये स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में, ये भी याद रखना है। सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज अकॉर्डेंस विद इंफॉर्मेशन इन DNA। पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस भी जो इंफॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डेंस होती है। सो लेक्चर लेंथी हो गया है। दिस इज द एंड ऑफ योर टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर जब तक नहीं आता तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच।